गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। चलिए बच्चे, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट लेंगे। बच्चे, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.2 को खत्म कर लिया था। बच्चे, कुछ क्वेश्चंस के थ्योरी हमने बताया था और कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला था बच्चों से बनाने के लिए। जैसे मैक्सिमम बच्चों ने तो बनाया है, तो क्या वो बच्चा कोई क्वेश्चन रिवीजन करवाना चाहेगा तो बताइए। अगर मेरे बच्चे आपको लगता हो कि कोई क्वेश्चन आपसे ना बना हो तो आप बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको ये लगे कि हमसे नहीं बना बच्चा तो आप बता सकते हैं। देख लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे बच्चे नहीं बना हो तो आप बता सकते हैं, अन्यथा बच्चा हम चैप्टर नंबर 11.3 पे अब आ जाएंगे। बच्चे, चैप्टर नंबर 11.3 पे आएंगे बच्चा। चलिए बच्चे, 11.3 चैप्टर का नाम है द प्लेन, समतल। बच्चा, एक तरह से देखा जाए जैसे 3D चैप्टर है, वेक्टर चैप्टर है, तो वैसे बच्चा प्लेन भी एक चैप्टर, एक तरह का चैप्टर है। भले आपको 3D चैप्टर में ये एक एक्सरसाइज बनाना है, लेकिन बच्चा ये अपने आप में ही एक चैप्टर है। इसमें अगर आप देखो तो काफी थ्योरी हमने आपको भेज रखा है। तो बच्चा, तो अब यहाँ से ये महसूस करो कि इसमें थ्योरी काफी है। बच्चा, इसमें थ्योरी काफी है, तो काफी आराम से मेरे बच्चे इसको पढ़ेंगे। हम लोग, मेरे बच्चे काफी आराम से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट ले लें। मेरे बच्चे स्टार्ट ले लें। देखिए, द प्लेन, इसको बच्चे बोलते हैं समतल हिंदी में। बच्चे देखिए इसके बारे में जरा, इसके बारे में बच्चा थ्योरी हमने आपको सेंड कर रखा है मेरे बच्चे, और मुझे उम्मीद है कि आप थ्योरी पढ़ के ही आए होंगे। हम लोग थ्योरी देखेंगे बच्चा, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे, दोनों बच्चे साथ लेकर ही चलेंगे। तो चलिए पहले कुछ बात कर लें थ्योरी वाली, जिस बच्चा हमने समतल के बारे में बताया था। बच्चा, प्लेन के बारे में बताया था। जैसे मान लीजिए कि कोई 3D फिगर हो। बच्चा, ये हमेशा 3D कोई फिगर हो, ठीक है, और मेरे बच्चे इसमें कोई एक प्लेन। अब प्लेन करने का मतलब जो हमारा काम होना है मेरे बच्चे, बस इतने में ही होना है। प्लेन करने का मतलब जो हमारा काम होना है वो इतने में ही होना है। तो जिसमें हमने आपको एक डिफिनीशन दिया था मेरे बच्चे, जिसमें हमने आपको एक डिफिनीशन दिया था, वो क्या दिया था? तो एक्स वाई जेड कंसीडर कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसमें डिफिनीशन दिया था, वो मैंने ये दिया था। यदि किसी सतह में दो बिंदु लिए जाए तथा प्रत्येक मिलाने वाली रेखाखंड का स्थित हो, जैसे कि मान लीजिए दो बिंदु, ठीक है, इस तरीके से, और कोई बिंदु लेंगे तो इस रेखाखंड पे स्थित हो। अब जैसे कि ये सारा जो बिंदु है इस प्लेन में आ रहा है, इस जो सारा बिंदु है मेरे बच्चे इस प्लेन में आ रहा है, तो इसे हम लोग प्लेन, इस सतह पे है तो इसको हम लोग प्लेन कर सकते हैं। लेकिन बच्चा, कोई जरूरी नहीं प्लेन, अगर यहाँ पर बिंदु लिए तो हम यहाँ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। प्लेन करने का मतलब मेरे बच्चे, इस फिगर में जो जो समीकरण पॉसिबल है आपको वो दिखाना है प्लेन में। ये 3D बना लिया बच्चा। अब प्लेन करने का मतलब इतने के अंदर जो भी संभव है, यानी जितने सारे समीकरण है वो दिखाना है आपको। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे ये बात हो गई। तो सबसे पहले ये जानिए कि किसी प्लेन का, बच्चा प्लेन का एक इक्वेशन होता है जिसके बारे में हम चर्चा कर दें। मेरे बच्चे, ये भी हम आपको थ्योरी के रूप में दे चुके हैं। अच्छा, थ्योरी के रूप में मैंने आपको ये भी दे रखा है। जैसे देखिए, देखिए बच्चा, उसके लिए हम चर्चा कर ही दे रहे हैं, क्या क्या दिए हैं उसको हम आराम से समझा लेते हैं। जैसे देखिए, इसके बारे में बच्चा हमने एक समीकरण दिया होगा, एक्स बी बाई सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, बराबर जीरो। ये मेरे बच्चे प्लेन का एक इक्वेशन है, मेरे बच्चे प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन के बारे में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि ए बी सी अभिलंब की दिशा को व्यक्त करता है। अभिलंब की दिशा, ये अभिलंब क्या है इसके बारे में बच्चे थोड़ी देर में हम इसका समीकरण भी देखेंगे। और डी क्या है? तो मेरे बच्चे डी है डिस्टेंस, डी है डिस्टेंस, डी जो बता रहा है डिस्टेंस। और ये अभिलंब की दिशा बता रहा है, ए बी सी अभिलंब की दिशा बता रहा है। ये या तो ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन, या ये कह सकते हैं बच्चा कि ये डायरेक्शन रेशियो बता रहा है।
ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियो बता रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। अविलंब की दिशा जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो ही रहता है। ठीक है, तो ए बी सी क्या है मालूम चल गया, डी क्या है बच्चा मालूम चल गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस चीज की चर्चा हमने पहले भी कर दी थी। अगर एक्स वाई तल हो, ठीक है, अगर एक्स वाई मेरे बच्चे प्लेन हो और इस पे हम जेड इक्वेशन की बात करें कि इस पे जेड का इक्वेशन क्या होगा, तो जेड का मान 0 पहले भी बता रखे हैं। अगर वाई जेड कोई तल हो मेरे बच्चे, अगर हम एक्स की बात करें, एक्स का इक्वेशन क्या होगा, 0 होगा। अगर मेरे बच्चे एक्स जेड की बात करें तो यहाँ पे जो बाई इक्वेशन क्या होगा, तो ये मेरे बच्चे तीन और अहम बात है जो कि आपको याद रखना चाहिए। इसमें इसके बारे में बच्चा हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, इसके बारे में मेरे बच्चे पहले भी हम लोगों ने देख रखा है। ठीक है जी, तो अब आगे देखो, ये तो देख रखा है। अब देखिए जरा, इसको मिटाते हैं बच्चा, ये सब आपको भेज रखा है इसलिए मिटाते हैं। देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है बच्चा, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ध्यान से सुनिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। जो अभी बताने वाले बच्चा, अभी बताने वाले हैं ये चीज, अभी ये चीज थ्योरी में नहीं भेज पाए थे मेरे बच्चे, ये चीज हम थ्योरी में नहीं भेज पाए थे, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिख लीजिएगा हेडिंग देके, दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है बच्चा। तो समतल का समीकरण तो ये है, माना कि समतल का समीकरण लिख सकते हैं आप, माना कि समतल का समीकरण, समतल का समीकरण या व्यापक समीकरण के व्यापक हल भी कर सकते हैं, वन है। ठीक है, समतल का समीकरण ये बच्चा वन है। अब मान लीजिए बच्चा को यहाँ पे एक समतल यानी कोई प्लेन ले लिए, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु ले लिया पी। मेरे बच्चे यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया पी जिसके निर्देशांक है मेरे बच्चे एक्स वाई और ये रहे जेड, एक्स वाई जेड। बच्चा 3D हम दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते, दोनों बात है। हालांकि मैक्सिमम में हमने दिखाया ही है, लेकिन अगर यहाँ नहीं दिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, दिखा सकते हैं। अब देखो P बराबर एक्स वाई जेड है बच्चा, तो यहाँ पे लिख रहा है कि समतल, समतल हमारा किस बिंदु से गुजर रहा है, P जो कि एक्स वाई जेड है। ठीक है, समतल P एक्स वाई जेड है। हमारा जो समतल बच्चा P है एक्स वाई जेड, P से गुजरता है, इसके निर्देशांक लिखे हैं एक्स वाई जेड से गुजरता है, से गुजरता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो हमारा समीकरण बनेगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा समीकरण बनेगा ध्यान से देखिएगा, वो क्या बनेगा, ए और एक चीज यहाँ मेरे बच्चे हम लोग को ऐसा करना चाहिए था, x1 y1 और z1 कर लीजिए। x1 मेरे बच्चे इसको P जो बिंदु है उसको x1 y1 और z1 कर लीजिए, x1 y1 और z1 कर लीजिए। तो हमारा जो समीकरण बनेगा बच्चा x y और z, ये x y z के जगह पे पुट हो जाएगा, ax1 by1 cz1 प्लस d बराबर 0, और ये इक्वेशन हो जाएगा 2, और ये मेरे बच्चे इक्वेशन हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे बच्चे, इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं बच्चा। इक्वेशन फर्स्ट में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम लोग इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, तो हमारा देखो जब इन दोनों को घटाएंगे बच्चा, ये घटेगा तो नहीं लगता कि ए कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन होगा बच्चा क्या बचेगा, x माइनस एक्स। उसी प्रकार मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ इन दोनों को घटाएंगे तो भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बाई बाई वन प्लस प्लस। ठीक है, फिर बच्चा सी जेड, तो यहाँ पर सी कॉमन लेंगे
तो क्या बचेगा, जेड जेड माइनस, और डी से भी तो कट ही जाएगा, तो हमारा समीकरण बच्चा अब ये बनेगा। ये समीकरण कब, जब दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालने को कहेगा, तब ये मेरे बच्चे आप अप्लाई करेंगे, तब ये आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बच्चा थ्योरी में हमने नहीं दिया था, आप इसे नोट कर लेंगे। बच्चा थ्योरी में हमने नहीं दिया था, आप इसे नोट कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इस चैप्टर में बच्चे थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ना है हम लोग को, सारा थ्योरी पढ़ना है, सारे पे क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार थ्योरी देखते चलेंगे। लेकिन पहले बच्चा एक दो थ्योरी तो देख लें, तभी तो क्वेश्चन को स्टार्ट ले पाए। हो जाए बच्चा, डन लिख देंगे। बच्चा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा, तो ये होगा। ठीक है जी, और अगर बोलेगा समतल का व्यापक समीकरण क्या होगा, तो ये होगा। देखिए, किसी समतल का व्यापक समीकरण ये, और किसी बिंदु से अगर होकर जा रहा है तो समतल का समीकरण ये होगा। बस मेरे प्यारे बच्चे, बस आप इसे याद रख लो बस। चलिए बाबू, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं बच्चा। अब एक पॉइंट और बस छोटा सा ही, उसको भी याद रखिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे, याद रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, ये चीज भी हम आपको लिख देंगे, बस एक लाइन में दिखा देंगे इसको, कि अगर मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, बच्चा याद लिख लो, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। ठीक है बच्चा, इनका नंबर है भाई। हेलो, हाँ कौन? हाँ रोशन बोलिए। अच्छा, हम क्लास के बाद बात करते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है चलो, ओके। चलिए बच्चे, तो जब इसका समीकरण निकालेंगे बच्चा, मूल बिंदु, बच्चा मूल बिंदु, बच्चा अब आप ये सोचो, जब मूल बिंदु की हम बात करेंगे, मूल बिंदु की हम बात करेंगे, तो मूल बिंदु हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे। तो मूल बिंदु से हम बोल रहे हैं, मूल बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, यानी जो हमारा समतल गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है। बात को समझिए, जो मूल बिंदु से गुजर रहा है समतल, तो वहां से दूरी पूछ रहा है बच्चा, यहीं से गुजर ही रहा है, इसका दूरी कहाँ है, दूरी तो यही पे, मूल बिंदु पे ही है, तो दूरी ऐसे में क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे में दूरी जीरो हो जाता है बच्चा, और इसका जो समीकरण होता है वो ये होता है, एक्स प्लस बी बाई प्लस सी जेड, और डी डिस्टेंस कुछ होता ही नहीं, मूल बिंदु पे ही है समतल, तो मूल बिंदु पे बच्चा वहीं पे तो है। अब मान लीजिए कि हम बोले कि हम, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, कितना दूरी ट्रेवल कर ली, तो खड़े ही तो हैं, गए कहाँ बच्चा, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कहीं गए नहीं, तो जीरो ही माना जाएगा। तो वही कह रहा है कि मूल बिंदु से समतल का, अब मूल बिंदु पे ही है तो जीरो होगा डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, यानी बराबर जीरो होगा। तो बच्चा ये भी याद रखना, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में हो सकता है ये पूछ ले बच्चा, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बच्चा देखो, अगर कोई समतल समतल को ज्ञात करने को कहा जाए, तो समतल बच्चा कब ज्ञात हो सकता है। देखो, इसके बारे में हम आपको बताएं कि किसी समतल का समीकरण कब निकलेगा। देखो, पहले हम इसमें आपको चार पॉइंट बताएं बच्चा, अगर कोई समतल का समीकरण निकलेगा ना, तो चार बात जरूरी है। पहला क्या भाई,
समतल का विलंब और मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात हो। देखिए समतल का विलंब पता होना चाहिए, ठीक है, और मूल बिंदु से उसकी दूरी भी ज्ञात होनी चाहिए, तब जाके आपको निकलेगा। देखो अभी जो फॉर्मूला देखे अविलंब था ना, अविलंब से दूरी ए बी सी और डी फॉर डिस्टेंस भी था, तो अब जाके समतल का समीकरण पता हो। फिर क्या कर रहा है, यदि समतल एक बिंदु से गुजरे तथा दी गई दिशा के लंबवत हो, देखो कोई एक बिंदु से गुजरे और दी हुई दिशा के लंबवत हो, अगर ऐसा भी रहा तब भी समतल का समीकरण निकाला जा सकता है। फिर कहता है यदि एक समतल तीन असंरेख बिंदु से गुजरता है, ये सब बच्चा साबित करना है हमें, और हम लोग आपको मतलब हम आपको साबित करके भी बताने वाले हैं, थोड़ी देर में बर्दाश्त करिए। फिर चौथा पॉइंट है यदि समतल दो समतलों को प्रतिच्छेद से गुजरे, कोई समतल है दो समतल के प्रतिच्छेद से भी गुजरे तो समतल का समीकरण। ये सारे समीकरण मेरे बच्चे हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, ध्यान से जरा सुनिएगा बच्चा, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। अभी जो कुछ इक्वेशन बताएंगे, मतलब जो थ्योरी बताएंगे बच्चा, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हम लोग चैप्टर पे आएंगे, उसके बाद चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, यानी थ्योरी बता बता कर मेरे बच्चे हम चैप्टर पे आएंगे, ताकि आपको थ्योरी के बाद क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। तो मेरे बच्चे सबसे पहले है अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण। पहला है अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण, अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण, अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण। अब ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 3D फिगर बना लेते हैं। बच्चा बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम 3D फिगर बना भी सकते थे, नहीं भी, इसके बिना भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे कि हम यहाँ एक समतल बना लेते हैं बच्चा, मान लीजिए कि हम एक समतल बना लेते हैं ऐसे, ये थोड़ा और ये एक्स हो गया, ये वाई और ये Z। देखिए हम 3D फिगर नहीं भी दिखाते तब भी हमारा काम हो जाता, लेकिन दिखा के भी बना ले तो क्या दिक्कत है। अब बच्चा यहाँ पे मान लो कि ये मेरा मूल बिंदु है, ठीक है बच्चा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं मूल बिंदु है, तो हम मूल बिंदु से बच्चा एक डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ सुनिए, मूल बिंदु से हम एक डिस्टेंस लेते हैं, हम क्या बोले एक डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस किससे लिखे डी से, मूल बिंदु से बच्चा हम एक एन दूरी मतलब ओ से लेके एन तक के डिस्टेंस को हम लोग डी मान लेते हैं। फिर बच्चा हमने कहा है मूल बिंदु से समतल पर लंब ओ एन के अनुदिश, ओ एन के अनुदिश मूल बिंदु से हम समतल पर लंब ले रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे तो बच्चा हम यहाँ पे एक लंब ले रहे हैं, एक लंब ले रहे हैं, कितना डिग्री का कोण बना देगा, 90 डिग्री का लंब ही ले रहे हैं। ओ एन के अनुदिश यहाँ पे बच्चे हमने एक लंब ले रखा है, ठीक है, ओ एन पी, एक लंब ले रखा है एन पी, और जिसको बच्चा देखिए हमने यहाँ पे कहा है ओ एन के अनुदिश में जो हमने लंब ले रखा बच्चा वो एन एक मात्रक सदिश है, एन कैप एक मात्रक सदिश है, लैंग्वेज में मैंने लिखा एन कैप क्या है बच्चे, एक मात्रक सदिश है। जो हमने लंब ले रखा है एन कैप एक मात्रक सदिश है, कभी कभी क्या कहेगा क्वेश्चन में कि सदिश है, तो हम लोग को मात्रक सदिश में निकालना पड़ेगा। अभी हम कुछ देर में क्वेश्चन भी दिखाएंगे जिसमें कहेगा कि अभिलंब के रूप में एक सदिश है, और हम यहाँ क्या बता रहे कि एक मात्रक सदिश दिया हुआ है। बच्चा कभी कभी वो लैंग्वेज चेंज कर देगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मात्रक सदिश में बताना पड़ेगा। यानी वो आपको कहेगा कि सदिश है, तो मान लो कि कहेगा जब सदिश है ना तो एन वेक्टर की बात करेगा, एन कैप कैसे निकलता है, एन वेक्टर, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन, यही तो निकलता है मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। मेरे बच्चे कभी कभी वो कहेगा, इसकी चर्चा करेगा और इसको निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारा मैथ, तो वो तो हम बताएंगे बाद में, तो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। तो हम कह रहे हैं कि एन कैप एक ओ एन के अनुदिश एक लंब है, तो ये लंब है, ये एन भी एक लंब है, बात समझिए, यानी कि ये एन कैप, ठीक है, ये मेरे बच्चे एन कैप, ठीक है। अब जब ये एन कैप है तो मेरे बच्चे हम ओ एन को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ एन को, तो ये डिस्टेंस इनटू
किसके लंबवत है? एन कैप। यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन सकता है। उसके बाद मेरे बच्चे हम क्या करते हैं ना, ओपी का पोजीशन वेक्टर आर मान, ओपी का पोजीशन वेक्टर मेरे बच्चे हम मान लेते हैं आर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम एनपी निकालना चाहें, एनपी वेक्टर निकालना चाहें मेरे बच्चे, एनपी वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओपी माइनस ओएन, यही करना पड़ेगा। ओपी का मान मेरे बच्चे कितना है? ओपी का मान है मेरा आर वेक्टर। ओएन का मान मेरे बच्चे कितना, देखो ला रखते हैं, डी इंटू एन कैप, डी इंटू एन कैप मेरे बच्चे हमने ला रखा है, डी इंटू एन कैप। इसके बाद बच्चे हम एक चीज को देख ही रहे, एनपी जो है बच्चा, एनपी जो है हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा परपेंडिकुलर है किस पे? ओएन पे। अगर परपेंडिकुलर है ना बच्चा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान 0 हो जाएगा। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान मेरे बच्चे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, परपेंडिकुलर रहा तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 हो जाएगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं एनपी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ओएन वेक्टर के साथ अगर निकालेंगे, इसका मान मेरे बच्चे क्या होगा? 0। एनपी का मान तो निकाले हुए हैं, आर वेक्टर डी एन कैप, ठीक है, और ओएन का मान कितना मेरे बच्चे? डी एन, और यहाँ डी। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चा कि डी को इधर लेके चले, ध्यान से सुनना, डी को यहाँ लेके चले, आर वेक्टर डी एन कैप, उसके बाद मेरे बच्चे एन कैप, और जब यहाँ 0 के डी को यहाँ लेके आए तो 0 बटा डी क्या होता है? लेकिन याद रखिए, तो डी का जो मान है 0 बटा डी का मान तो 0 हो गया, लेकिन डी 0 के बराबर नहीं है, ये याद रखें, लिखना जरूरी है। थ्योरी थोड़े साबित करने को कहेगा, लेकिन बता देते हैं इसका थ्योरी का मतलब। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे? हाँ, गुना करेंगे, आर वेक्टर एन कैप, ये दोनों गुना करो, डी एन कैप एन कैप। अब मेरे बच्चे बराबर, अब ध्यान से सुनेगा, एक हफ्ते रखें, जब दो इकाई सदिश गुना होगा इसको हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, जब दो इकाई सदिश गुना होंगे ना तो हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। इसका मतलब कितना? किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे उसका मतलब 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही तो होगा। यानी मेरे बच्चे इसका मान n कैप into n कैप का मान कितना हो जाएगा? इसका मान तो 1 हो गया, तो यहाँ पे मेरे बच्चे आर वेक्टर माइनस इसका मान तो 1 हो गया, बताओ ठीक को उधर लेके चलेगा, आर वेक्टर डी बराबर आर वेक्टर एन। यानी कभी भी अगर आपसे डिस्टेंस निकालने को कहा जाए मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी अगर आपसे डिस्टेंस निकालने को कहा जाए तो आप इंटू एन कैप कर देंगे, यानी एन कैप का मान रहेगा, एन क्या है? अभिलंब की दिशा में एक मात्रक सदिश है, लेकिन कभी कभी कहेगा अभिलंब की दिशा में सदिश है। जब सदिश दिया रहेगा तो मेरे बच्चे सदिश दिया रहेगा यानी एन वेक्टर, तो आपको एन कैप का मान निकालना है। कैसे निकालना है? एन वेक्टर बटा एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एन कैप का मान निकल जाएगा। तो वैसा क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, वैसा क्वेश्चन हम लोग को बस शायद दूसरा में ही मिल जाए। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए बच्चे, ये देख लीजिए, ये जो निकला बच्चा ये हमारा वेक्टर फॉर्म में निकला। ये जो डिस्टेंस निकालने का तरीका है ये वेक्टर फॉर्म में, यानी सदिश रूप में। दो तरीके से निकलता है बच्चा, एक सदिश रूप में भी निकलता और एक कार्तीय रूप में भी निकलता है। तो कार्तीय रूप में मेरे बच्चे हम निकाल कर दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद बच्चा हम इसका कार्तीय रूप में दिखा रहे हैं।
इसका जो दूसरा थ्योरी दिए हुए मेरे बच्चे, जो इसका दूसरा थ्योरी दिए हुए हैं, उस थ्योरी के बदले आपको इससे पहले जो थ्योरी बताया है ना वही है। तो बच्चा इसका जो दूसरा थ्योरी आपको पीडीएफ में करके भेजे हुए हैं, एक बिंदु से अनुलंब तथा दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, बच्चा इससे आसान करके ही उस थ्योरी को बताया हुआ है। आगे देखिए, इस थ्योरी के माध्यम से अगला थ्योरी भी देख सकते हैं, लेकिन बात वही है जो अभी जो थ्योरी इससे पहले किए थे और अगला जो थ्योरी आपको दिए हुए दोनों सेम ही बात बच्चा। लेकिन अगला वाला भी बता देंगे, क्योंकि बच्चा जानना जरूरी है, हर एक तरह के चीज को जानना जरूरी है। अब बच्चा इसका जब हम लोग कार्तीय रूप देखेंगे ना मेरे बच्चे, जब हम इसका कार्तीय रूप देखेंगे ना, एक मिनट, चलो बच्चा, जब हम लोग इसका कार्तीय रूप देखेंगे ना बाबू, ध्यान से देखिएगा। देखिए कार्तीय रूप यानी कि कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ओपी, जो ओपी वेक्टर है यानी कि वेक्टर आर है बच्चे, इसके बारे में जरा बात करते हैं। यहाँ पे बच्चा स्पी का निर्देशांक मान लेते हैं एक्स वाई और स्पी का निर्देशांक मेरे बच्चे हम इसी फिगर में मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। इसको जब वेक्टर के रूप में लिखेंगे यानी इसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, यही होगा कि नहीं बताओ, यही होगा। ठीक है जी। अगर मेरे बच्चे एन वेक्टर की बात करें, यूनिट वेक्टर है, तो ये भी तो, इसका भी तो कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। तो बच्चा इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं एल आई कैप, यानी एल एम और ए, दिक कोसाइन के रूप में लिख रहे हैं बच्चा, दिक कोसाइन के रूप में लिख रहे हैं। एल आई कैप, एम जे कैप और एन के कैप। ठीक है जी। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम डी बराबर निकालना चाहें, डी बराबर निकालना चाहें आर इंटू एन कैप, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो यानी इन दोनों का मतलब है इन दोनों के मान, आई वाले को आई वाले के साथ गुना करो तो एक्स एल हो जाएगा बच्चा, या एल एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद एम वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, एम जेड हो जाएगा बराबर डी। तो इसका ये फॉर्मूला है, इसका मेरे बच्चे ये फॉर्मूला है। अब इसको पहले आप समझिए, इसके बाद देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना वो इसी से आधारित है। तो मेरे बच्चे पहले आप इसको समझिए, हम उधर मिटा लेते हैं, इसमें एक बात और समझाएंगे। अब देखिए बच्चा एल है, तो मेरे बच्चे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते हो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी। अब चलो, अब क्या करते बच्चा, आपके पास तो लिखा हुआ है ही, हम इसको मिटा दें। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा जरा। आपको जो क्वेश्चन का हम समीकरण दिए हुए थे ऐसे दिए हुए याद है, एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड बराबर क्या था डी। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम ऐसा करते, ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हम क्या कर रहे हैं बच्चा की ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों सेट। अब इससे क्या फायदा होगा बताते हैं, इससे क्या फायदा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बटा भी कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर भी मेरे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मेरे बच्चे अब यहाँ देखो, ए बटा जो ये दिया हुआ है वास्तव में आपको नहीं लगता कि एल का मान है, एल एक्स हो गया ये। बी बटा की जो दिया हुआ है मेरे बच्चे, ये आपको नहीं लगता कि ये एम का मान है। बच्चा ये डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम और एन से सूचित करते हैं, पता है आपको। और ये जो सी बटा मेरे बच्चे दिया हुआ है, ये आपको नहीं लगता है कि एन जेड का मान है। और ये क्या बच्चा, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे क्या है जी, डिस्टेंस। तो ये हमारा डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हमारा क्या है ये। ठीक है, तो मेरे बच्चे कम से कम आप ना ये तो लिखे ही थे,
आप इस बात को कम से कम नोट कर लीजिए, इस बात को कम से कम मेरे बच्चे नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको हम अब दे रहे हैं तो अब क्यों दे रहे हैं, क्योंकि समझा दिया। अब इसको लिख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे मेरे बच्चे, आप क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी हो गया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चे, हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखिए ध्यान से जरा, अब आपसे जो क्वेश्चन कहा गया वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो कहा गया बच्चा वो जरा ध्यान से देखिए, क्या कहा गया बाबू, देखिए जरा। हमसे कह रहा बच्चा, निम्नलिखित में से प्रत्येक समतल के अभिलंब के दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। डायरेक्शन कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिए, जो हमारा क्वेश्चन है ये सब ध्यान रखिएगा। वो कुछ ऐसे बच्चा, जो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबू, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है का ए जेड बराबर 2, ऐसे ये कह रहा है जेड बराबर 2। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, आप जरा ध्यान से देखेंगे, सिर्फ जेड बराबर 2 है। एक मिनट, हाँ। तो बच्चा अब आप यहाँ पे एक बात करिए, एक बात समझिएगा, जेड बराबर 2 तो बस यही समीकरण है। तो मेरे बच्चे अब यहाँ पे देखिए, हम जो जानते हैं ये लिखना को जरूरी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए, बी एक्स सी जेड बराबर डी, ऐसा कुछ जानते हैं। तो हमारे पास जो बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है जेड, तो बच्चा यहाँ पे जेड यानी कि 1 जेड की बात कर रहा है, आगे कुछ नहीं तो 1 जेड। और ना एक से ना बी बाई है, इसका मतलब है कि ए के जगह पे कुछ नहीं तो क्या होगा, 0 होगा, बी के जगह पे कुछ नहीं तो क्या होगा, 0 होगा। तो मेरे बच्चे आप समझ पाए, ए के जगह पे 0 है, बी के जगह पे 0 है, सी के जगह पे क्या है, और यहाँ डी के जगह पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या है। अभी आप आपसे ये कहा मेरे बच्चे, अब आपसे ये कहा है कि इसमें डायरेक्शन कोसाइन भी निकालिए और डिस्टेंस भी निकालिए। तो बच्चा डायरेक्शन कोसाइन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे मेरे बच्चे ध्यान से देखो, देखो 0 0 और 1 ये आपको डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है, ये डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है। तो सबसे पहले रूट अंडर करके अगर इसका मान निकालें तो यहाँ पे 1 1 1 0 0 0 प्लस 1 1 और रूट 1 का मान 1 ही होगा। तो बच्चा यहाँ पे हमारा जब हम क्या करेंगे ना कि 0 x 0 y और 1 z और 2। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे ना, 1 से डिवाइड करेंगे सब, ठीक है, 1 से दोनों ओर डिवाइड करने पर, या इतना लिखने के बाद बच्चे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बराबर डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कैसे, देखिए ये 0 हो गया, इसका मान कितना है 1, तो 0/1 0, ये एल का मान है। फिर एम का मान बच्चा 0 और इसका मान 1 ला रखे तो ये भी 0। फिर बच्चा एन बराबर 1/1, तो ये क्या हो गया 1, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है। डिस्टेंस क्या होगा बच्चा, तो डिस्टेंस जितना लिखा हुआ है 2 और ये वाला बटा में 1, 2/1 यानी कि 2 आंसर हो जाए, इसका डिस्टेंस 2 है। तो मेरे बच्चे डायरेक्शन कोसाइन ये रहा और डिस्टेंस ये रहा। तो बताइए इस बात को आप समझ पाए या नहीं, तो फिर दूसरा क्वेश्चन भी बता रहे बच्चा, इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको हम तुरंत बता दे रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं मेरे बच्चे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन हो गए वो 0 0 1 हो गए, और जो इसका डिस्टेंस हो गया मेरे बच्चे वो है 2,
इसका जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चे वो है 2। हो जाए बच्चा बताएंगे, हो जाएगा बच्चा बताएंगे, कोई दम नहीं बच्चा। थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा हो गया बच्चा, ये तो मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो कोई दम नहीं है। हो गया बाबू, चलो ठीक है। अब बच्चा इसके क्वेश्चन नंबर 2 बी वाले को देखो। बच्चे इसके क्वेश्चन नंबर बी को देखो जरा। जरा बच्चा क्वेश्चन नंबर बी को देखो, देखो क्या है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही तो है, बराबर 1। मेरे बच्चे अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे देखो, अगर आप चाहो तो डायरेक्शन कोसाइन अलग से भी निकाल सकते हो। कैसे? तो डायरेक्शन कोसाइन करके लिख सकते हो। यहाँ जो दिया है 1, रूट अंडर करके मेरे बच्चे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया और ये हो जाएगा √3। तो मेरे बच्चे ये पहले ही निकाल लो ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये √3, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालो। एल निकल गया, ये एल निकल गया, फिर एम निकालो। एम के लिए भी 1 और यहाँ √3। फिर मेरे बच्चे एन निकालो, यहाँ 1 और ये बटा √3। डिस्टेंस में मेरे बच्चे जो लिखा हुआ है 1 और जो ये मान निकाल रखा वही बटा √3, ये डिस्टेंस हो गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर डी हो गया, पहला का डी हो गया मेरे बच्चे, ये पहला का डी हो गया। तो बताओ कोई हार्ड है क्या? तो अब आप मेरे बच्चे ये बताओ, सी और डी में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे ना बने? सी और डी में मेरे बच्चे ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको ये लग रहा हो कि आपसे ना बने तो बताओ। और मुझे लगता है बच्चा कि सी और डी जो है आप खुद से भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे सी और डी आप खुद से भी कर सकते हैं, तो क्या आप ये कर लोगे? बताओ मुझे बच्चा, बताओ मुझे, क्या आप कर लोगे? इसके लिए बी नंबर के बच्चा। यस सर, चलो, गुड जॉब। चलिए मेरे बच्चे, अब हम लोग देख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, सी और डी आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अभी जो बच्चा बात हम समझा रहे थे उसी पे चर्चा होगा, जो थ्योरी के समय बात समझा रहे थे मेरे भाई ही, उसी पे चर्चा होगा। तो क्या बात समझा रहे थे जरा ध्यान से सुनना। कर उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करते हैं, सदिश का ये नहीं, सिर्फ सदिश। सदिश समीकरण ज्ञात करें जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है। यानी बच्चा डिस्टेंस के बारे में कह रहा है, डिस्टेंस के बारे में कह रहा है 7 मात्रक, यानी कि 7 यूनिट की बात कर रहा है, 7 यूनिट की बात कर रहा है, ठीक है जी। और आपसे कहता है, ध्यान सुनिएगा, और सदिश पर अभिलंब है। मात्रक सदिश नहीं है, सदिश पर अभिलंब है। अब बात समझिए, सदिश पर अभिलंब है यानी मेरे बच्चे लेट एन वेक्टर का मान लो ऐसे दिया है, तो इसको एन वेक्टर मान लेते हैं, अभिलंब वाले को एन वेक्टर, ठीक है। वो क्या दे रखा है? 3i कैप प्लस 5j कैप, 3i + 5j -6k कैप, 6k कैप। बच्चा ये दे रखा है, लेकिन हमें जो निकालना है ना वो मात्रक सदिश निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी एन कैप का मान निकालना। बच्चा एन कैप का मान कैसे होता है? देखिए अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, याद है ना, बोले थे ना, लेते हैं मात्र अभिलंब सदिश, अभिलंब मात्रक सदिश, लेकिन दिया क्या अभिलंब सदिश। तो अभिलंब सदिश और अभिलंब मात्रक सदिश मेरे बच्चे लैंग्वेज को पहचाने। अगर लैंग्वेज में फंस गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे बच्चे ये देखो, मान है 3i कैप +5j कैप -6k कैप, ठीक है बाबू। और अब यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे? 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। मेरे बच्चे देखो जरा, 3i + 5j -6k, अगर मेरे बच्चे हम इसका ये देखें तो कितना आएगा? 36 9 45 और 25 70।
70। तो हमसे क्या कह रहा था, हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था समतल का समीकरण यानी सदिश रूप में डिस्टेंस निकालना है। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करिए जो अच्छा डिस्टेंस पे। देखिए अब समतल का जो समीकरण होगा, समतल का जो समीकरण ढेर सारा है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस फॉर्म में और यहाँ पे क्या क्या दिया देखिए। आपका मेरे बच्चे एन का चर्चा हो गया, डी का चर्चा हो गया, ठीक है, चर्चा हो गया। और उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करिए, ठीक है। तो मेरे बच्चे कह रहा है वो ध्यान से जरा देखेंगे। एक हाँ बच्चा देखिए जरा। तो बच्चा जो हमारा फॉर्मूला होता है आर वेक्टर एन कैप बराबर क्या होता है, डी। यही थोड़ी देर में, थोड़ी देर पहले बच्चे हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे हमको सदिश फॉर्म की बात कर रहा था, सदिश फॉर्म की बात कर रहा बच्चा। देखो यहाँ पे मेरा एन कैप का मान मालूम है हमको, ये वाला 3 आई कैप 5 जे कैप -6 के कैप। और मेरे बच्चे √70। और यहाँ मेरे बच्चे दिया हुआ डी का मान 7 यूनिट। डी का मान मेरे प्यारे प्यारे बच्चे 7 यूनिट दे रखा है, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे एक काम यहाँ पे और कर लेते थोड़ा सा, डेट आर बराबर एक चीज और कर लेते, एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप। ऐसा क्यों माने बच्चा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ऐसा हम लोगों ने क्यों माना। तो आपसे कह रहा है समीकरण के रूप में ज्ञात करिए, समीकरण के रूप में यानी एक्स बाई जेड फॉर्म में। तो आर का मान मेरे बच्चे आर ही थोड़ी रखेंगे, आर थोड़ी रखेंगे। सदिश जब फॉर्म में लाएंगे समीकरण बनाएंगे तो एक्स बाई जेड तो होना चाहिए था ना, इसीलिए मान लिया बच्चा। अब इसको देखो, यहाँ पे ले लेंगे एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, जेड के कैप। अब मेरे बच्चे क्या है ना, ये यहाँ आके गुना हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 √70। अब देखो आई वाले को आई वाले के साथ गुना करोगे तो क्या होगा 3x, जे वाले को जे वाले के साथ गुना करोगे तो क्या होगा 5y, और के वाले को के वाले के साथ क्या देना 6k। तो मेरे बच्चे के जो समीकरण बनेगा ना वो यही बनेगा, जो समीकरण बनेगा ना बाबू वो यही बनेगा। तो आप इसे नोट कर लें बच्चा, आप इसे नोट कर लें। हालांकि आंसर में क्या किया कि आर, और यहाँ पे मेरे बच्चे देखिए आंसर में जो किया है मेरे बच्चे आर, इनका जो मान रख के बराबर इतना करके ही आंसर दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप ये भी कर देंगे ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आंसर पे अगर मान लीजिए आप आंसर ही लाना चाहते हैं, अगर आंसर ही लाना चाहते हैं बच्चे तो इसकी जगह पे आप आर वेक्टर ही रखते और इतना पे भी छोड़ सकते हैं या इसको यहाँ भी ला सकते हैं। तो आप आंसर उस अनुसार देख लीजिए। अगर आप ये भी रख के बना लेंगे बच्चा तो वो दिक्कत नहीं है, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है बच्चा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ, तो इसीलिए बता दिए बच्चा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ऐसे कर दे तब आप कंफ्यूज रहेंगे, तो इसीलिए लगा कि नहीं इसको भी कर देना चाहिए। और इसके पीछे बच्चा एक और वजह ये था कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। जब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आपको आएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे बच्चे कुछ ऐसी ही बातें हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसी ही बातें हुई है जिस वजह से भी इस क्वेश्चन को हमें इस रूप में दिखाना पड़ा है। चलो अगला बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 की जाते हैं। अगले मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ही मूव करते हैं। तो क्या ये मेरे सारे बच्चों ने कर लिया, जरा देख लो क्या ये चीज सारे बच्चों का हो गया, बच्चा देख लो जरा। अब बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन मैं बताऊं बाकी क्वेश्चन सेम है तो आप बना लेना। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है ना बच्चा कि समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जिसमें आपको दिया हुआ है आर, डॉट प्रोडक्ट है मेरे बच्चे आई प्लस जे कैप,
आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर 2। ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखिए, ये बात तो आपको दी गई है, तो अब आपको यहाँ पे भी जिस देखिए जो अभी हम बता रहे थे ना वही चीज फिर करना पड़ेगा मेरे बच्चे, वही चीज आपको फिर से करना पड़ेगा। देखिए क्या, लेट आर वेक्टर बराबर, लेट आर बराबर, या वेक्टर भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप। याद करिए जब हम लोग इसको बच्चा कार्तीय रूप में बनाए थे ना, तो इस पोजीशन वेक्टर आर को हम लोग एक्स बाई जेड जो उसका दिया हुआ था, देख लीजिएगा जाके थ्योरी में, तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के रूप में इस तरीके से लिखे थे। और मेरे बच्चे जब कार्तीय रूप में लिखना होता था ना, तो इससे गुना करवा के लिखे, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर यानी एन रहा था। ठीक है। तो बच्चा जो यूनिट वेक्टर का तो यहाँ मान दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ बस कुछ नहीं, अब इसका मान यहाँ पे रख के गुना करवा देंगे, जो आएगा वो आंसर। बच्चा यहाँ पे कुछ नहीं, एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप जे कैप माइनस के कैप बराबर 2। अब बच्चा बस गुना कर दो, आई वाले को आई वाले के साथ, बार जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा मेरे बच्चे को ये आएगा। अब बताओ ये करना कोई हार्ड हो जाएगा क्या? बताओ बच्चा, ये करना कोई हार्ड हो जाएगा? अब इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा दिखा देते हैं, इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देते हैं आपको। हो सकता है कि उसमें आपको गुना करने में दिक्कत हो, दिक्कत तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको लगता हो ऐसा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका बच्चा सी नंबर देखिएगा, 3 का सी। अगर आप ये समझ गए तो 3 का सी देखेंगे बच्चा, 3 का सी देखेंगे। ये चैप्टर बच्चे अगले से 2 क्लास में मान के चलते हैं कि खत्म हो जाना चाहिए। बहुत होगा तो बच्चा 2 क्लास और देंगे, फिर इसके मिसलेनियस पार्ट को देखेंगे बच्चा। इसके बाद आपका अगला जो चैप्टर होगा, ज़्यादा संभावना है प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा इसके बाद बच्चा, इसके बाद ज़्यादा संभावना प्रोबेबिलिटी। फिर बच्चे हम लोग 7 जहाँ से छोड़े थे वहीं से फिर शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी के बाद। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर आप सी देखें, क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे सी देखिएगा, जरा सी देखिएगा बच्चा क्वेश्चन। ये तो ए था बच्चा, क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। उसमें भी बच्चा आर वेक्टर जो है ये मानेंगे ही मानेंगे। ठीक है बच्चा, हम उसमें डायरेक्ट गुना ही करवा देते हैं बच्चा। डायरेक्ट हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर जो सी है वो हम बच्चा गुना ही करवा देते हैं। देखिए उसमें बच्चा कुछ नहीं, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ गुना करिए और लिखिए। बच्चा डायरेक्ट कर देना, आर का मान रख देना एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप इंटू मेरे बच्चे, अब यहाँ पे आइए एस माइनस 2t, और ये हो गया आई कैप। अब देखिए जब गुना करेंगे इसको मेरे बच्चे, इससे जब गुना करेंगे तो आई से आई खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बच्चा s माइनस 2t x। ठीक है, लिखते रहते गुना कर करके बच्चा, फिर है 3 माइनस टी, और ये मेरे बच्चे हैं जे ग्राम। तो 3 माइनस टी को जब 22 से गुना करोगे तो जे से जे कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस टी, और यहाँ क्या बचेगा, फिर मेरे बच्चे यहाँ पे क्या है 2s प्लस टी के कैप। ठीक है, तो बच्चा के वाले को के वाले के साथ गुना करोगे ना, तो 2s प्लस टी, और यहाँ जेड है, और बच्चा यहाँ पे डिस्टेंस 15 दिया हुआ है, तो बराबर पे क्या हो जाएगा 15। बस यही आंसर है। तो बताओ मुझे मेरे बच्चे, बताना मुझे क्या ये हार्ड था? 3 का सी डन है, गुड जॉब, बहुत अच्छा बाबू, डन है, बहुत अच्छा। अब एक थ्योरी बच्चे और देखो, इसके बाद एक थ्योरी मेरे बच्चे और देखो।
चलिए बच्चा एक थ्योरी और, हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान था, लेकिन चलिए उसको बाद में देखते हैं। एक थ्योरी और देखते हैं, तो थ्योरी बच्चा ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा भी निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ बच्चा देखिएगा, एक दिए सदिश के अनुलंब तथा दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, देखिएगा ध्यान से बच्चा। अनुलंब या लंब बच्चा, यानी कि परपेंडिकुलर की बात हो रही है, समझिएगा। जैसे बच्चा हम यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि देख, ध्यान से देखिएगा बच्चा, एक प्लेन ले लीजिए, 3D फिगर दिखाना है, दिखाइए, नहीं दिखाना है, ठीक है। जैसे कि हमारे में आपको 3D फिगर दिखा दिए, तो कोई जरूरी नहीं, बुक वगैरह में नहीं दिखाया रहता है, लेकिन देखिए हम आपको दिखा दिए बच्चा। अब देखिए ये एक्स वाई जेड ये सब करते रहेंगे आप। तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो हमने बात कही कि मान लिए थे कि एक समतल है जिसमें कि बिंदु ए है बच्चा, जो कि यहाँ पे ले रहे थे ए, और इसके लिए जो हम लोग पोजिशन वेक्टर मान रहे थे मेरे बच्चे ए, इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर मान रहे थे वो ए है, ठीक है। और समतल पर सदिश एन भी है जो लंब है। बच्चा समतल पर एक सदिश है, कहीं लंब है, मान लो कि कहीं भी लंब है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी लंब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम अलग से भी लंब दिखा दें तो समतल पर ही तो लंब है बच्चा। देखो ये जो समतल है, समतल पे ही समीकरण में पड़ा, समतल पे ही लंब है, यानी कि सम देखो 3D फिगर है मेरे बच्चे, अगर हम अलग से भी दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी समतल पर सब कुछ बन रहा, ठीक है, इसी समतल पर सब कुछ बन रहा है, इसी समतल पे कहीं लंब, ठीक है, इसी समतल पे मेरे बच्चे लंब है जो एन सदिश है, इकाई सदिश नहीं बोल रहे, एन सदिश बोल रहे बच्चा, ठीक है, एन सदिश है। और यहाँ मेरे बच्चे कोई पी है, इसको भी अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर देखें तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको मिला लीजिए, अगर आप चाहें मेरे बच्चे तो इसको मिला लीजिए। यहाँ पे फिर बच्चा हम बोले थे क्या, देखिएगा जरा, एपी, एपी वेक्टर, तो बच्चा एपी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस ओए, ओपी, तो बच्चा ओपी का मतलब क्या होगा आर, ओए का मतलब बच्चा वेक्टर ए, यही नहीं हो गया क्या, यही हो गया कि नहीं बच्चा। फिर हम बोल रहे हैं कि देखिए एपी परपेंडिकुलर है किस पे, एन पे, एपी परपेंडिकुलर है। अब तो कि एन एन यहाँ है बच्चा, समतल पर ही है ना सब, समतल पर ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं कि आप आपको कि अलग से दिख रहा है हमको, बच्चा समतल पे है तो, जैसे जब समतल होगा ना, जब लंब होगा ना ये वाला, इसी पे आएगा, ठीक है। अब बोलो अलग से दिखा रहे, अलग से नहीं, अलग से दिखा भले रहे, बना दिए अलग से, लेकिन जब अगर कोई 3D पिक्चर होगा ना जिसमें लंब इसी पे दिखेगा जाके, ठीक है, इसी पे बच्चा जाके दिखेगा, ठीक है। तो एपी कह रहे हैं कि लंब है एन पे, अगर एपी बच्चा लंब है तो यानी कि इन दोनों का बच्चा डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये चीज डॉट प्रोडक्ट पे 0, ठीक है। अब बच्चा एपी का मान कितना है, एपी का तो मान यहाँ ला रखते हैं, आर वेक्टर, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, और बच्चा इनटू डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर बराबर क्या 0। तो मेरे प्यारे बच्चे सदिश रूप में, सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म में इसका इक्वेशन ये है, वेक्टर फॉर्म में मेरे बच्चे इसका इक्वेशन ये है जो कि हम आपको दिए हुए मेरे बच्चे, वेक्टर फॉर्म में इसका इसका इक्वेशन ये है जो कि आपको दिया गया है। अब मेरे बच्चे इसका कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, जब कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे ना, तो अब इसमें मेरे बच्चे सारे के कोऑर्डिनेट्स लेकर इसके पोजीशन वेक्टर को लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम ओपी को लिख रहे हैं, ओपी को लिख रहे हैं, ओपी का मतलब वेक्टर हम आर की बात कर रहे हैं, तो बच्चा हम मान लेते हैं कि एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम एक्स वाई, वाई जे और जेड के एक यानी कि हम एक्स वाई और जेड लिख सकते हैं, ठीक है जी, एक्स वाई जेड हम मेरे बच्चे लिख सकते हैं। और यहाँ मेरे बच्चे हम कर लेते हैं वाई वन और जेड वन, तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओए वेक्टर आर, सॉरी वेक्टर ए की बात कर रहे हैं, एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप,
और Z1 K कैप, ऐसे कुछ। ठीक है बच्चा, अब इसको मिटा लेते जरा, ये इसी फॉर्म में लिखना है, इसको फिर हम लिखते हैं थोड़ी देर में। अब बच्चा उसके बाद हम क्या करते हैं ना, एन सदिश है, इसके लिए मान लेते हैं कि हमारा कोई ना कोई इस पे भी तो कोई सा वेक्टर बनने वाला है, तो मान लेते हैं बच्चा ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, ऐसा कुछ। अब मेरे बच्चे देखो जरा, जो हमारा फॉर्मूला था, जो मेरे बच्चे मेरा फॉर्मूला था क्या था, देखिएगा आर माइनस ए। तो पहले इन दोनों को हम घटा लेते हैं, जब इन दोनों को आप घटाओगे मेरे बच्चे तो क्या होगा पता है, एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, इन दोनों को घटा दें, वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। हमारा फॉर्मूला देखो क्या था, हमारा मेरे बच्चे फॉर्मूला क्या था, आर माइनस ए एन वेक्टर बराबर 0, एन वेक्टर यानी कि इन दोनों को बच्चा का डॉट प्रोडक्ट एन वाले के साथ करना। एन वाले को हम लोग क्या मानेंगे, ये वाला। तो बच्चा अगर हम एन वाले को इसके साथ गुना करेंगे और इसका मान ये आया, तो बच्चा आई वाले को आई वाले के साथ गुना करवाओगे तो क्या होगा, एक्स एक्स वन, ठीक है ए, फिर मेरे बच्चे बाई बाई वन बी, फिर मेरे बच्चे जेड जेड वन सी और ये 0। तो मेरे बच्चे ये जो समीकरण बना ना वो ये बना, ये जो समीकरण बना बना बच्चा वो ये बना, देख लो जरा। अब देखिए, अभी बच्चा लंब के बारे में चर्चा था और अगला जो है वो बोल रहा कि दो वो समानांतर है। बच्चा अभी लंब के बारे में बात था, अभी अभी इसी का जो है एक और पार्ट है जिसमें इसको समानांतर दिखाया गया बच्चा। बस थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट में ये भी निकल जाएगा बच्चा, 2 मिनट मेरे प्यारे बच्चे, बस ये भी निकल जाएगा। ये सब तो हम आपको करवा ही चुके हैं मेरे बच्चे, ये सब तो हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है, मतलब आपका थ्योरी में भेज चुके हैं बच्चे, थ्योरी आज भी भेजे हैं, कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, कुछ और बचा है जिसको आज हम भेज देंगे कुछ देर बाद, तो वो भी कर लीजिएगा। थ्योरी बच्चे आज कंप्लीट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसमें अगर कोई बात मान लीजिए मिसप्रिंट होगा, जैसे यहाँ इसमें है तो हम बताते हैं। बच्चा देखिए अगला जो टॉपिक है बच्चा यही सब चीज रहेगा क्योंकि हम लिखेंगे, समझिएगा, उसमें भी सब कुछ यही है बच्चा। इसमें क्या है ना, देखिए एक दिए हुए बिंदु से जाता हुआ तथा दो दिए हुए सदिशों के समानांतर तल का समीकरण। बच्चा ये चीज अगला है, तो मेरे बच्चे इसमें जो समानांतर तल की बात कर रहे हैं ना, एक तल मेरा बी और एक तल मेरा बच्चा सी, ऐसा कुछ, ठीक है, एक तल मेरा बी है और एक तल सी, ठीक है, जिसमें कि आपको जो हेडिंग पहले लिखे हुए थे अभी वही चीज लिखाएंगे, ठीक है, कि एक माना बिंदु ए समतल पर है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, फिर बोलेंगे बी और सी समानांतर है, पी के लिए मेरे बच्चे एक्स वाई जेड ही हम मानेंगे। फिर मेरे बच्चे देखो हम क्या करेंगे, फिर से हम वही चीज करने वाले हैं, ए पी। तो जब बच्चा हम ए पी लिख रहे हैं तो इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हम लोग आर माइनस ए की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आर माइनस ए की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए फिर उसके बाद बोलते हैं समतल पर लंब सदिश, ठीक है, देखिए ये जो बी और सी है ना बच्चा, एक समानांतर तो है लेकिन समतल पर लंब भी है, समतल पर लंब। अब ये क्या होता है बच्चा, ये देखो अब लंब कैसे, मान लो कि हम यहाँ पे ये रखे, ठीक है, तो जहां पे रखे होंगे वहां पे तो लंब है, और फिर उसके बाद ये रखे। अब ये एक दूसरे के तो अब इस समतल पर देखो बच्चा दोनों समानांतर है कि नहीं, लेकिन लंब ही रखा हुआ है ना बच्चा, खड़ा करके ही तो रखा हुआ है ना, तो हम यही कह रहे हैं लंब है। एक दूसरे पर लंब नहीं है, समतल पर लंब है, समतल पर। एक दूसरे पर लंब होता तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि समतल पर लंब है। जब समतल पर लंब रहता है ना, इसको मेरे बच्चे क्रॉस में लिखते हैं, ठीक है, इसको क्रॉस में लिखते हैं, ठीक है। फिर बच्चा हम ऐसा बोलते हैं ना कि समतल पर लंब है इसलिए ऐसा लिखे,
और अब हम बोलते हैं ना, अब ऐसा बोलते हैं कि ये जो लंब है ना, ये वाला एपी पे ये लंब है, क्या लंब है, बी क्रॉस सी। ये जो चीज है परपेंडिकुलर इस एपी पे, मान लो कि इस एपी पे कहीं जाके लंब होगा, ठीक है, एपी पे जाके। अब यानी जब लंब है मेरे बच्चे, तो कहना ये चाहते हैं, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि एपी का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी, सी वेक्टर सी बराबर 0। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखो, प्यारे प्यारे बच्चे, एपी के बारे में भी आप क्या लिखो, आर माइनस ए, ठीक है, और ये हो गया बी क्रॉस सी क्रॉस बराबर, ठीक है। इसके लिए हम लोग ऐसा करिए। अब मेरे बच्चे कुछ नहीं, आर और ए, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, लेकिन बी और सी का पोजीशन वेक्टर मेरे बच्चे, बी और सी का पोजीशन वेक्टर हमको बताना होगा। क्या बताना होगा, देखो बी का पोजीशन वेक्टर मेरे बच्चे हम ऐसा करते हैं, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और सी का पोजीशन वेक्टर मेरे बच्चे A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप, ठीक है। अब क्या देखो, सारे का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, पहले आर का पोजीशन वेक्टर में से ए का हटा देंगे, फिर इसका जो आएगा मेरे बच्चे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे, ठीक है। और जो मान मेरा फिर बचेगा ना बच्चा, देखो जरा, तो अंतोगत इसका जो सॉल्यूशन होना है, मतलब कैलकुलेशन होना, वो ऐसे होना है, बता दे रहे हैं, बता दे रहे मेरे बच्चे, x माइनस एक्स वन, तो मेरे बच्चे x ये हो गया, x1 ये हो गया, ठीक है, y माइनस y1, तो y ये हो गया, y1 ये, z माइनस z1। अब इसका सॉल्यूशन जो करेंगे मेरे बच्चे, हम बता रहे हैं, डायरेक्ट इसको ऐसे करके आप लिख सकते हैं, a1 b1 c1, b1 c1, और ये मेरे बच्चे a2 b2 और c2 बराबर क्या होगा, 0। तो मेरे बच्चे जीवन में कभी ऐसा मिल जाए ना कि कोई क्रॉस रहे, ठीक है, कोई क्रॉस रहे जहाँ पे दो को घटा कर देने को कहे, तो बच्चा कुछ नहीं, इस तरीके से मान रख के बनाया जा सकता है। ये इसका काटकीय रूप, ये इसका मेरे बच्चे काटकीय रूप। तो मेरे बच्चे आज का क्लास हम इतना ही रहने देंगे, मेरे बच्चे आज का क्लास हम इतना ही रहने देंगे। आप सबसे नम्र और विनम्र अनुरोध करेंगे बच्चा कि जितना सारा बात आपको पढ़ाया जा चुका है वो कम से कम रिवाइज कर लें। और मुझे ये लगता है बच्चा, मुझे ये लगता है कि इस चैप्टर को तो आज थोड़ा सा देखिएगा, और चैप्टर को बनाने के लिए मेरे बच्चे बैक चैप्टर अगर आप होमवर्क ले लो मेरे से तो अच्छा रहेगा। बच्चे 7.1 का रिवीजन कर लो बच्चे, इंटीग्रेशन का 7.1 आज खत्म कर लो बच्चा। सबसे पहले फॉर्मूला देखना उसका इंटीग्रेशन का, और उसके बाद 7.1 के जितने सारे क्वेश्चन हैं, आई होप सो शायद 22 या 23 क्वेश्चन है, देख लेना बच्चा, या 19 ध्यान नहीं आ रहा तो उसको आप कर लेना, ठीक है। चलो बच्चा, अगला क्लास कल होगा आपका, थ्योरी बढ़िया से देख लेना बच्चा, इसको बढ़िया से समझ लेना, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।